So hello everyone, this is the channel of LK Academy, and in this channel we'll gonna cover the most important current affairs actually. डेली हम यहाँ करंट अफेयर करेंगे हर एक एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। आप चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मैं उस प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर पढ़ाऊंगा कि आपके हर एक एग्जाम की करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आकर आप किसी भी करंट अफेयर्स को यहाँ टारगेट कर सकते हैं। आई गारंटिंग यू वन थिंग कि दैट यू विल गेट अ वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स हियर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप हमारी एकेडमी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को लॉन्च करती है। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्सेज, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद आवर टीम, यू कैन कमेंट ऑन अस। ठीक है, तो वहां पर आपको मेरा कोड यूज करना है, एप्लीकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, मेरा कोड यूज करना है, यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां आपको 40 से 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम ऑफर है भाई, इसको लेने के लिए आप मेरे कोड को यूज करो एंड डेफिनेटली आई वांट हेल्प यू। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन अ वीडियो। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली बेसिकली वीडियो से, पहली करंट अफेयर्स की। सबसे पहला क्वेश्चन से, दैट इज कॉल्ड नोमुराज। ठीक है, जो नोमुरा है इट इज अ कंपनी, इट इज अ जापानीज फाइनेंशियल कंपनी है, जिसका काम है एक तरीके से फाइनेंशियल एक तरीके से इन्वेस्टमेंट फर्म्स वगैरह की तरह काम करती है, या बिग ग्लोबल बैंक की तरह ये काम करती है। सो यहां पर इन्होंने वर्स्ट केस के बारे में बताया। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है हम उसको समझते हैं। फोरकास्ट किया इसने इंडिया की जीडीपी के बारे में। चलिए लिसन गाइस, मैं बता दूं उसके बारे में प्रॉपरली आपको। सबसे पहले यहां पर क्या हुआ है कि ये कंपनी है, ठीक है, जो नोमुराज कंपनी है, इट इज अ जापानीज कंपनी, ये एक जापानीज कंपनी है। दूसरा जो हमें इसके बारे में जानने की जरूरत यह है कि भैया इसने अभी अभी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई है। बेसिकली इसने क्या किया है, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग रिपोर्ट, फोरकास्टिंग रिपोर्ट तैयार करी है। ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग भारत जीडीपी, भारत की जीडीपी के रिगार्डिंग में इसने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करी है। अब यहां पर जो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करी गई है, भाई देखो इस कंपनी के दो तीन काम हो रहे हैं, वो और जानने वाली बात है। सबसे पहले एज ए बिग ग्लोबल बैंक हम इसको देखते हैं। ठीक है, बिग ग्लोबल बैंक एज वेल एज साथ में फाइनेंशियल फर्म की तरह भी काम करती है। ठीक है, फाइनेंशियल फर्म की तरह भी काम करती है। अब आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ लगे हैं, पूरी दुनिया की उस पर नजर है, सिर्फ भारत की नहीं, मतलब आई मीन सिर्फ जापान की नहीं, पूरी दुनिया की नजर है उस पर। तो इन्होंने फोरकास्ट किया है, और फोरकास्ट क्या किया है वो हम देख लेते हैं। इन्होंने फोरकास्ट करके डाटा निकाला है। इन्होंने तीन जगह का डाटा दिया है, तीन केस दिए हैं। पहला बेस्ट केस, ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया है ऑप्टिमिस्टिक केस, और तीसरा इन्होंने दिया है बेसिकली यहां पर वर्स्ट केस। अब सिनेरियो क्या है, सिनेरियोस पे ध्यान दे लेते हैं। सिनेरियो मेरे भाई ये है, मान लीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप नो टैरिफ यानी कि टैरिफ ही ना लगाते, जो अभी 50% का टैरिफ लगा रखा है। आप लोगों को पता है कि रिसेंटली, ठीक है, हमारे ऊपर यानी कि भारत के ऊपर, ठीक है, तो अगर मैं एक जनरल सी बात करूं कि यूएसए ने भारत के ऊपर, ठीक है, भारत के ऊपर यहां पर 50% का टैरिफ लगाया है। ठीक है, 50% का टैरिफ लगाया है, और ये ग्लोबली पूरे मार्केट में फैली हुई है बात। अब ग्लोबली इस बात को देखा जा रहा है, रीड किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है कि भाई 50% का टैरिफ, 50% का टैरिफ है ना, तो ये इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अभी 50% टैरिफ का मतलब पता क्या है, आप एक चॉकलेट लेने गए, सपोज आप एक चॉकलेट लेने गए और आप इंडिया के रहने वाले हो, आपकी एक फर्म है, वो एक चॉकलेट लेने गई, उसको 10 रुपए की पड़ी। मान लीजिए मैंने इस पर 10% टैरिफ लगा दिया, या मान लीजिए मैंने इस पर 50% ही टैरिफ लगा दिया, तो अब जो दूसरा बंदा चॉकलेट लेने गया जो कि एक फॉरेनर है, और वो इंडियन चॉकलेट को बाय कर रहा है, सपोज है अब एक इंडियन चॉकलेट को, सेम चॉकलेट है जिसको एक फॉरेनर बाय करना चाह रहा है, अब उसको वो 15 रुपए की पड़ रही है ड्यू टू 50% टैरिफ। यानी कि जो 5 रुपए वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, ये टैरिफ है। ये एक तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा ले रही है, एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। अब ये टैरिफ कौन लेगा, यूएसए की गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, बेसिकली यूएसए की गवर्नमेंट लेगी, इंपोर्ट ड्यूटी भी बोल सकते हैं एक तरीके से उनके लिए। ठीक है, टैरिफ हम पे लगाया है, तो यहां पर हमारे प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी फॉरेन में, तो इसका इंपैक्ट कहां होगा, भारत की सेल पर होगा। यानी कि ओवरऑल जो भारत के जितने भी सेलर्स हैं उनको ह्यूज लेवल पे लॉस उठाना सकता है, क्योंकि वही सेम प्रोडक्ट जो है कम अमाउंट में
फॉरेन कंट्रीज के जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी मतलब बेसिकली बायर्स हैं, उनको किसी और कंट्री से सस्ते में मिल सकता है। तो यहां पर भारत को लेकर यहां पर ये वाली बात की गई है। दूसरा, यहां पर अब इस कंपनी ने जो फोरकास्ट किए हैं वो 3 केसेस किए हैं। पहला, नो टैरिफ। दूसरा लगाया है कि अगर ये टैरिफ 3 मंथ के अंदर एंड हो जाए, 3 मंथ में एंड हो जाए, है ना, क्या एंड हो जाए, टैरिफ एंड हो जाए। और तीसरा केस लगाया गया है वर्स्ट केस। सर वर्स्ट केस क्या है? मान लीजिए मेरे भाई, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या बोलता है कि ये टैरिफ जो है 1 साल तक कंटिन्यू रहे, 1 साल तक कंटिन्यू रहे। तो अब ये तीनों केस में भारत की जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पहले केस में बोला गया, बेस्ट केस में भारत की जीडीपी 6.2 रेट के परसेंट से ग्रो करेगी। दूसरे में बोला गया 6% से ग्रो करेगी। और तीसरे केस में बोला गया मेरे भाई कि भारत की जीडीपी 5.8% से ग्रो करेगी। तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो, दिस इज ऑल अबाउट 5.8%, जो कि यहां बोला गया है। सो दिस इज द आंसर 5.8%। आपको आई थिंक ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ यहां देख लीजिए एक बार, 5.8% इज द आंसर, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और जो 25% यूएस ने पेनल्टी टैरिफ लगाया था, नाउ अब 50% हो गया, पहले से ऑलरेडी 25% था, अब 25-25 करके दोनों 50 कर दिया, है ना। परसिस्ट ऑल ईयर वेइंग ऑन एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, लेबर मार्केट, बेस केस इज 6% विद सम टैरिफ रिलीफ। ठीक है, चलिए बहरहाल अब आगे चलते हैं, और एक बार आगे चलने के बाद हम बात करते हैं नोमुरास के FY26 सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट के बारे में। अब नाउ कितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन देखने को यहां मिल सकता है? सो दिस इज द थिंग मेरे भाई। तो मैं बता दूं उसका आंसर जो होगा, सिंपली बता दूं, ये फोरकास्ट किया गया है, दैट इज कॉल्ड 2.7%। क्या कोई अदर सोर्स भी है इसको वेरीफाई करने वाला? तो अगर मैं किसी अदर सोर्स की बात करूं जिसने इसको वेरीफाई किया है, दैट इज कॉल्ड त्रिपुरा, त्रिपुरा टाइम्स। ठीक है, त्रिपुरा टाइम्स ने इसको एग्री किया है 2.7% ईयर ऑन ईयर, है ना। या कितना इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है? 2.7% ईयर ऑन ईयर, इतना इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है। ये तो मेरे भाई पहला केस आया। अब जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस है, वो ये है मेरे भाई, यहां पर 2.7% का ग्रोथ तो देखने को मिला ही मिला। साथ साथ में इस नमूरा के बारे में थोड़ा सा हम चीज जान लेते हैं। नमूरा है ये एक्चुअली, नमूरा मजाक कर रहा हूँ यार, नमूरा बोलते हैं इसको, है ना। तो बेसिकली इसका जो दूसरा सिनेरियो वो क्या है कि सबसे पहले हम जानते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में, यानी कि आपका जापान में। दूसरा केस क्या है? हेडक्वार्टर के अलावा ये कब फाउंड हुई भाई? तो ये फाउंडेड हुई थी 1925 में। इससे ज्यादा इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मोर एंड इनफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। देख लेते हैं भैया कि डेस्पाइट, ये देख लीजिए, डेस्पाइट ग्रो, ठीक है, ग्रोथ कंसर्न, Nomura has retained CPI at 2.7% year on year for FY26. Nothing downside risk from GST changes and the weak demand, lower inflation with the slower growth and implies a caution of basically policy backdrop. ये आंसर हो जाएगा 2.7%। Now let's move to the question number 3. That is called IIP. अब एक बार डिस्कस करते हैं कि what do you understand from IIP? IIP बोल किसे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। सो आईआईपी इज नोन एज, इसका जो आंसर होगा वो होगा, पहली बात तो मैं बता देता हूं, बट अब आईआईपी का बारे में बताता हूं। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स के बारे में यह बात कर रहे हैं मेरे भाई। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि हमारी जो इंडियन फैक्ट्री हैं, जितनी भी हमारी इंडियन फैक्ट्री हैं, ठीक है, जितनी भी इंडियन फैक्ट्री हैं, वो कितना प्रोड्यूस कर पा रही हैं इन टर्म्स ऑफ माइंस, इन टर्म्स ऑफ पावर प्लांट्स, ईटीसी। मतलब कितना हमारी इंडस्ट्रीज बेसिकली प्रोड्यूस कर पा रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है यहां पे। अब अगर मान लीजिए इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है तो सेल भी तो ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है ना। तो एक तरीके से ये क्या दिखाता है? रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, रिपोर्ट कार्ड दिखाता है ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, ठीक है जी, समझ आ गया। तो मतलब अब यहां पर 3 मेन सेक्टर कवर होते हैं इनके।
पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कवर हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा कवर हो गया माइनिंग। भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग ने सबसे ज्यादा ग्रोथ करी है। मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज की होती है तो मुझे बता दो एक बार जरा, गिव मी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज की होती है। मैन्युफैक्चरिंग होती है तुम्हारी क्लॉथ्स की, मैन्युफैक्चरिंग होती है तुम्हारी कार्स की, मैन्युफैक्चरिंग होती है तुम्हारी स्टील इंडस्ट्री में, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी तुम कहाँ यूज करते हो, हाउस में यूज करते हो, इंडस्ट्री में यूज करते हो, तीसरा माइनिंग होती है तुम्हारी कोल की, आयरन की, ओर की, ओर मतलब जहां मिनरल्स मिल रहे हैं, जहां मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही, माइनिंग हो रही है। अब ये तीनों एक्टिविटीज हैं, ये तीन मेन कवर है, तीन मेन सेक्टर्स हैं, ये थ्री मेन सेक्टर्स हैं किसके, इस पूरे आईआईपी इंडेक्स के। अब यहां पर अब मान लीजिए तीनों सेक्टर अगर ग्रोथ करें, यानी कि अगर इन शॉर्ट में बोलूं कि अगर आईआईपी अगर ग्रो कर रहा है, विच मीन्स इंडस्ट्री जो है अच्छा कर रही है, इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। अगर आईआईपी ग्रो नहीं कर रहा है तो इंडस्ट्री में फॉल डाउन है, इंडस्ट्री में फॉल डाउन है। रिसेंटली पाया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, इट इज ग्रोइंग, मैक्सिममली ग्रोइंग। तो आईआईपी का जो रेट था, जो जून में जो कैलकुलेट किया गया था वो दैट वाज 1.5%, बट रिसेंटली आईआईपी का जो रेट है वो है भैया 3.5%। तो 3.5% के प्रति रेट से आईआईपी ग्रो कर रहे हैं। अगर सोचिए आप 3.5% से आईआईपी ग्रो कर रहा है, विच मीन्स पता क्या है कि लगभग लगभग अब भारत का अगर आईआईपी इतना ग्रो कर रहा है मीन्स इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यू कैन गो थ्रू विद दैट, एक बार इसको पढ़ लेना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगेन बता दूं कि अगर आप ये सारी करंट अफेयर्स तो है ही, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज परचेस करना चाहते हो तो आप एनरोल करो, हमारी टीम से सीधे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, यू विल गेट अ नंबर। कल से मैं ना एक लाइन डलवा दूंगा जहां पे हमारी टीम का नंबर होगा, ठीक है, विच विल यू विल गेट बेसिकली टेक अ हेल्प फ्रॉम दैट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट फास्टेस्ट ग्रोइंग यूज बेस्ड कैटेगरी इन जुलाई 2025। मेरे भाई अभी जो हमने आईआईपी इंडेक्स पढ़ा उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, फैक्ट्रीज वगैरह थी हमने। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, कि आईआईपी इंडेक्स में देर इज मतलब वन थिंग कि भाई आउटपुट अगर उसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, तो अगर मैं बताऊं क्लासिफिकेशन करूं ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट की, है ना, आईआईपी के थ्रू जो कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल आउटपुट्स हैं, है ना, अगर मैं उनके ग्रुप्स बताऊं तो ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट जो आईआईपी के अंदर आते हैं, तीन तो आपने पढ़े ही थे। अब कौन कौन से आ रहे हैं उसके अंदर, मेरी बात ध्यान सुनना, कौन कौन से आ रहे हैं उनको देख लो ध्यान से, ठीक है। बेसिकली प्राइमरी आ रहा है, कैपिटल गुड आ रहा है, इंटरमीडिएट गुड आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड आ रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल आ रहा है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल आ रहा है, सब कुछ आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं रिसेंटली जो ग्रोथ देखी गई जुलाई में, सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में ग्रोथ करी गई है, तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं, आप उन पॉइंट्स को ध्यान से देखो, फिर आपको मैं ग्रोथ के बारे में बताऊंगा किस किस की कितनी कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले आप देखिए, यहां पे नोट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, और कंस्ट्रक्शन गुड, कंस्ट्रक्शन गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है जी, इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, और प्राइमरी गुड, ठीक है जी। ये सेक्टर्स हैं, ठीक है। अब यहां जो ग्रोथ देखी गई है वो 11.9% की देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ एक तरफ 7.7% की ग्रोथ देखी गई है। इस सेक्टर में 5.8% की, कैपिटल गुड्स में बात करूं तो 5% की, ठीक है जी, 5% की। अगर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में बात करूं तो 0.5% की, और ये सेक्टर गया आपका लॉस में -1.7% का। ओवरऑल जो मैक्सिमम ग्रोथ देखी गई है पूरे जुलाई में, जो बेहतरीन ग्रोथ है वो है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। और यहीं से हमने ऑप्शन नंबर सी को कर लिया कवर, ठीक है जी। चलिए
बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार, ये मजेदार। देखिए, कंस्ट्रक्टिव गुड्स jumped over 11.9%, a 21-month high, often interpreted as a strong infrastructure constructive activities and future demanded for the core material। I hope आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 5। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो टर्म समझने की जरूरत है। क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है कि सेबी ने अप्रूव किया है एलआईसी को एज ए पब्लिक शेयर होल्डर। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पब्लिक शेयर होल्डर बोलते कैसे हैं। ठीक है, तो भाई साहब दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रमोटर, एक होता है प्रमोटर और एक होता है पब्लिक शेयर होल्डर। दोनों के बीच में अंतर समझते हैं एक बार क्या होता है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखो मेरे भाई, प्रमोटर यानी कि जिसके पास पूरी की पूरी पावर है, इसके पास ज्यादा पावर है। ठीक है, यहां पावर कम होती है, यहां पावर कम होती है। दूसरा दूसरा अगर मैं प्रमोटर की बात करूं, तो प्रमोटर का कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर, कंट्रोल ओवर अ कंपनी, कंपनी। इसका नो कंट्रोल, इसका कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल, नो कंट्रोल। ठीक है, नो कंट्रोल ओवर अ कंपनी, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तीसरा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है मेरे भाई? तीसरा ये है कि यहां पे अगर मान लो डायरेक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं, कंट्रोलिंग डिसीजन है, होल्डिंग लार्ज स्टेक, सब कुछ करता है, यानी कि यहां इनको स्पेशल राइट्स मिलते हैं, यहां इनको स्पेशल राइट मिलते हैं। यहां नो स्पेशल राइट है, कोई स्पेशल राइट इनको नहीं है। समझ आ रहा है बात? आप बात समझिए, एक मतलब जो मैं मेन चीज है वो समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि एलआईसी का स्टेक है, एलआईसी का जो स्टेक है कहां पर? आईडीबीआई बैंक में, जो कि है 59%, 49%। यानी कि अभी तक जो एलआईसी थी वो एज ए प्रमोटर काम कर रही थी यहां पर। ठीक है, अब सरकार चाहती है, यानी कि सेबी चाहती है कि एलआईसी एज ए प्रमोटर काम ना करे, एलआईसी एज ए पब्लिक शेयर होल्डर काम करे, पब्लिक शेयर होल्डर काम करे। और उसको ऑर्डर दिया गया है भैया कि तुम जो है, अब तुम्हारा जो वोटिंग राइट रहेगा ना, अब जो तुम्हारा वोटिंग राइट रहेगा वो सिर्फ 10% तक रहेगा, 10% तक रहेगा। और जो तुम्हारा स्टेक है, जो तुम्हारा स्टेक है उस स्टेक को रिड्यूस करो, उस स्टेक को रिड्यूस करो, जो कि 49% है अभी, उसको 2 साल का टाइम दे रहे हैं तुम्हें। ठीक है, 2 ईयर्स का टाइम है, उस स्टेक को 15% तक लेकर आओ और तुम्हारा 10% का राइट रहेगा। अब एलआईसी मतलब बेसिकली सेबी ऐसा कर क्यों रही है? सेबी आपको पता है ना सबकी बाप है एक्चुअली। सेबी इज बेसिकली फादर ऑफ ऑल द थिंग्स, शेयर मार्केट वगैरह ये जितनी भी चीजें है ना, इन सब के ऊपर सेबी है। बैंक वैंक वही कोई गलत तो नहीं कर रही है, आपको बचाने के लिए है। सेबी सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड। कोई आपके साथ बैंक बैंक कोई भी चीज जो है धोखे, जैसे आरबीआई ऊपर कंट्रोल करती है ना, ऐसे स्टेक वगैरह होल्ड शेयर होल्डर्स वगैरह पे शेयर मार्केट में अगर कोई राजा है तो वो है तुम्हारा सेबी, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, मार्केट में कोई आपको बचाएगा तो सेबी बचा सकती है। ठीक है, सेबी का डंडा जब पड़ता है ना किसी पे तो भाई अच्छे अच्छे खेल जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सेबी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर सेबी ने इसको क्यों किया एलआईसी में? बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अब ज्यादा तरीके से चीजें किसी के कंट्रोल में आए। मतलब गवर्नमेंट एक चीज चाहती है, गवर्नमेंट आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज करना चाहती है। अब गवर्नमेंट आईडीबीआई बैंक को अगर प्राइवेटाइज करेगी तो उसके बहुत सारे फायदे देखे जाएंगे अलग अलग लेवल पे। यहां पर प्राइवेटाइजेशन सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, आप ये समझ के चलो कि यहां पर अभी तक जो एलआईसी था, एलआईसी का जो रोल था अभी तक एज ए प्रिंसिपल था। अब वो प्रिंसिपल का रोल ना निभा के अब टीचर का रोल निभा रहा है। ठीक है, एलआईसी अब टीचर का रोल निभाएगा, नॉर्मल रोल निभाएगा। अब प्रिंसिपल का रोल वो नहीं निभाएगा। समझ आ गया? क्लियर है क्या? डन है क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको डन होगा। चाहो तो उस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लो कि सेबी ओके एलआईसीज, ठीक है, reclassifying in IDBI Bank with voting rights capped 10% and mandate LIC to pay stake at 15%, less than 15% or is equals to 15% within 2 years of the strategic sale। ठीक है जी, ये वाला पार्ट क्लियर है? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए गोल्डमैन सैचे की यहां बात हो रही है, क्या पीएसबीएस पब्लिक्स है ना? अब देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय पीएसबीएस। तो मींस दीज आर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो पीएसबी का मतलब है, पीएसबी का मतलब है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है,
पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, अब ये क्या है, गोल्डमैन सैचे क्या है, ये एक तरीके से एक अमेरिकन बैंक है। ठीक है, एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है, काफी बड़ा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है। अब सरकार, मैंने आपको बताया, धीरे धीरे सरकार का मन हो रहा है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुंह मोड़ ले, यानी कि सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ चली जाए, प्राइवेट सेक्टर की तरफ चली जाए। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट चाहती है कि जो पब्लिक सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपना स्टेक है, वो स्टेक कम कर दे। सरकार अपना स्टेक कम करना चाह रही है, तो इसके लिए मार्केट में किसको कितना सेल करना है, किसको क्या करना है, ये सब एडवाइस देने का काम किसका है, ये इसका है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक का काम है। ठीक है, क्लियर है जी ये वाला पॉइंट। तो भाई इसका काम है एडवाइस देने का। ठीक है, अब बात समझना है, मेरी बात ध्यान से, मेरी बात समझना। सरकार अपने आप को प्राइवेटाइज करना चाह रही है, सरकार ये चाह रही है कि इस तरीके के काम हो जिससे सरकार को बेनिफिट हो यहाँ पे। तो भैया ये एडवाइस का काम कर रही है, मतलब एक तरीके से एडवाइस दे रही है, एक तरीके से सरकार को गाइड कर रही है। अब ये मान के चलो, ये है प्रॉपर्टी डीलर और सरकार है प्रॉपर्टी खरीदने वाला या बेचने वाला। तो सरकार है प्रॉपर्टी सेलर। ठीक है, तो एक तरफ जो सेलर है उसको एडवाइस कर रहा है प्रॉपर्टी डीलर, भैया अपनी प्रॉपर्टी यहाँ बेच दो, अपनी प्रॉपर्टी यहाँ बेच दो, अपनी प्रॉपर्टी यहाँ बेच दो। इसी तरीके से जो सरकार अपने शेयर कम करना चाह रही है। अब बात यह आती है सरकार किन किन सेक्टर में शेयर को कम करना चाह रही है, तो इस बात को भी देख लेते हैं एक बार जरा। तो भैया पहला जो सेक्टर आ रहे हैं, 4 सेक्टर आ रहे हैं, जो कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक है, 4 सेक्टर्स ऑफ बैंक है। ठीक है, 4 पीएसबी है जहां सरकार अपना पैसा कम करना चाह रही है, स्टेक कम करना चाह रही है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से, तो जो बेसिकली, और ये 4 कौन कौन से हैं पता है किसने एडवाइस किए हैं, ये एडवाइस किए हैं गोल्डमैन सैचे ने। ठीक है, उन्होंने एडवाइस किया है, उनकी ही सारी एडवाइस के थ्रू ये काम हो रहा है। नाउ नोट इट डाउन। ठीक है, पहला इंडियन ओवरसीज बैंक, दूसरा है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है आपका यूसीओ, और चौथा है आपका पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक। मार्केट में जो इनका पैसा लगा हुआ है ना, वो पूरा डूब गया हुआ इस टाइम पर। ठीक है, हो सकता है प्राइवेटाइज्ड होने के बाद इनको बेनिफिट हो, ये हो वो हो, बट यस सरकार अपना इनमें स्टेक कम करेगी, जो कि अभी करंट न्यूज है। ठीक है, वही जो चीज मैंने यहाँ बताई, आईओबी, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, है ना, ये 4 पीएसबी सेक्टर जहां सरकार अपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। अच्छा, जो सरकार पैसा निकाल रही है इससे, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये वाली बात आप याद रखेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आ जाते हैं कई बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है L&T फाइनेंस टाइड अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। अब ये L&T क्या है, ये L&T प्रोवाइड करता है लोन्स, पर्सनल लोन, होम लोन काइंड ऑफ। तो ये ऐसे करके जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये लोन्स प्रोवाइड करता है। अब इसने टाइप किया है गूगल पे के साथ। किसके साथ टाइप किया है, गूगल पे के साथ। तो जब गूगल पे के साथ इसने टाइप किया, तो अब यहां से गूगल पे से आप अपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। समझना मेरी बात, तो जितने भी अगर आपके पर्सनल लोन है आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो डिजिटल लोन पोर्टल एक तरीके से यहां ओपन हो गया है, जिसके थ्रू डिजिटली आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि इजी प्रोसेस है। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि यहां इंस्टेंट लोन मिलेगा। ठीक है, यहां इंस्टेंट लोन मिलेगा, जो कि आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा जो बहुत बड़ी चीज है यहां पर क्या है कि गूगल पे एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आई मीन लोग यहां से लेंगे, लोन लेंगे, फालतू के चार्जेस नहीं होंगे, एक्स्ट्रा ड्यूटीज नहीं होंगी। सो दिस विल बी द गुड थिंग। तो गूगल पे के साथ जो यहाँ टाइप हुआ है ना, जो अपने आप में चैलेंजिंग है, मतलब बढ़िया चीज है भाई साहब, है ना। तो अगर आपको व्हीकल लोन चाहिए, आपको होम लोन चाहिए, आपको कैसा भी लोन चाहिए, यहां से आपको सारा मिलेगा। आप अपने मनी बिल्स वगैरह पे कर पाओगे, सेंड कर पाओगे, हर कुछ आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो गूगल पे जिसने आपको अपग्रेड किया है, अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में रिवॉल्यूशन लाने वाला रिगार्डिंग दीज एप्स पहले पेटीएम था। पेटीएम के बाद एंट्री होती है गूगल पे, देन फोन पे, एंड राइट नाउ फोन पे बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। ठीक है, मोर देन द पेटीएम इवन। तो अभी पेटीएम पेटीएम हम पहले पहले हम बोलते नहीं थे फोन पे करना है, गूगल पे करना है, पहले हम यही बोलते थे यार पेटीएम करना है, ओ पेटीएम करना है, पेटीएम करना है, पेटीएम करना है ना। तो दिस इज द थिंग, रिवॉल्यूशन आ रहा है, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। बिकॉज यहां सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिल रही है कि यहां पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फाइनटेक। ठीक है, फाइनटेक प्लस, याद रखिए बैंकिंग पार्टनरशिप का, बैंकिंग पार्टनरशिप का बहुत बड़ा टाई अप है।
तो ये एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज है जो कि होने को हमें देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एंड स्ट्रीट न्यूज है। सो दीज आर द इंपोर्टेंट ड्यूटी एग्जम्पशन ऑन कॉटन, नाउ विल टेल इट। अब क्या है ये, है ना, जो बेसिकली क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन क्या है। तो अगर मैं आईडीई की बात करूं, विच इज इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन, तो ये कॉटन पे लगा है और ये अभी 6 मंथ तक के लिए वैलिड है। यानी कि लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 31 दिसंबर 2025 न्यू ईयर ईव तक ये वैलिड है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या है, दोनों चीजें समझते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जब यूएसए ने टैरिफ लगाया, जब यूएसए ने टैरिफ लगाया तो उस टैरिफ का असर बहुत जगह देखने को मिला, ठीक है। और सबसे ज्यादा उस टैरिफ का असर देखने को मिला इंडियन मार्केट पर, जो सेलर्स को नुकसान हुआ। अब मान लीजिए हमारे कुछ सेलर्स हैं जो चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो अब मान लीजिए कॉटन उन्होंने इंपोर्ट किया, कॉटन इंपोर्ट किया, तो उस पर अगर जब इंपोर्ट ड्यूटी लगी, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी, मतलब बेसिकली जो कॉटन का प्राइस था पहले, मान लीजिए वो 100 रुपये था। अब इंपोर्ट ड्यूटी के बाद वही प्राइस 120 रुपये का हो गया, वही 120 रुपये का प्राइस हो गया। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर रही है, गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर रही है कि भैया आप एक काम करो, इंपोर्ट ड्यूटी पे मत करो, अभी 100 रुपये में ही ले लो हमसे, हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। जिससे क्या होगा, कॉटन का यानी कि टेक्सटाइल मार्केट, जिससे क्या होगा, टेक्सटाइल मार्केट, कॉटन का मार्केट, कॉटन का मार्केट, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इनको मिलेगा रिलीफ, इनको मिलेगा रिलीफ। तो सरकार सिर्फ सोच नहीं रही है, सरकार कर रही है एक्चुअल में। और ये ड्यूटी एग्जम्पशन जो है, टैक्स ड्यूटी का जो एग्जम्पशन है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चीज है। तो मैं बता दूं, ये नो टैक्स बेनिफिट, ठीक है, ये नो टैक्स बेनिफिट पॉलिसी सरकार ने अडॉप्ट करी है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी है जी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी है जो कि 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड है। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। और पहले ये कब तक थी, पहले पहले ये सरकार ने कब तक कर रखी थी, टिल सितंबर तक थी। अब सरकार ने इसे एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया है। मान लीजिए इन फ्यूचर अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ हटाते हैं और अगले ही महीने हटा देते हैं, तो हो सकता है सरकार इस ड्यूटी को दोबारा रिवोक कर दे, दोबारा लगा दे, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली ये देख लीजिए, ग्लोबली कंपटीशन को कम करने के लिए, सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, भारत के सेलर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाने के लिए इस ड्यूटी को यहां पर ध्यान में रख के किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर बात करते हैं आंध्र प्रदेश एसआईपीवी क्लियर्ड न्यू इन्वेस्टमेंट वर्थ। अब ये एसआईपीवी क्या है, तो भैया ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मुझे बड़ा प्यारा लगा, आज तक का मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। क्यों, देखिए एसआईपीवी का मतलब क्या है, स्टेट स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बैंक, ठीक है जी, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बैंक। इनका काम क्या है, इनका काम ये क्या है, ये एक स्पेशल कमेटी है, ये एक स्पेशल कमेटी है, ठीक है जी। और कमेटी किसकी है, कमेटी किसकी है, इट इज अ स्पेशल कमेटी, ठीक है। और कमेटी किसकी है, वो भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की, ठीक है जी। इसका काम क्या है, इसका काम है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को अप्रूव करना, इसका काम है टू अप्रूव बिग कंपनीज, ठीक है, बिग कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है जी, इन द स्टेट, स्टेट के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उन सबको अप्रूव करना, इनका ये काम है। सबसे बड़ा काम यहां पर इनका यही है कि किस तरीके से यहां पर इन्वेस्टमेंट प्लान को अप्रूव किया जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया है मेरे भाई, इनकी जो सबमिट हुई है, मतलब एक तरीके से जो मीटिंग हुई है, वो टेंथ मीट हुई है इनकी, ठीक है, 10th मीट हुई है। अब इस 10th मीट की मतलब क्या है, ध्यान से समझ रहा मेरी बात। 30 न्यू प्रोजेक्ट हैं, 30 न्यू प्रोजेक्ट हैं जिनको यहां ओके कर दिया गया है, ठीक है। मतलब ओवरऑल 53,922 करोड़ का बजट पास किया गया है इसके लिए। मतलब इतना सेंसेशन किया गया है, इतनी मतलब इतना ज्यादा 53,022 करोड़ रुपए
इन्वेस्ट किया जाएगा मार्केट में बाय द 30 बड़ी कंपनी, है ना। अब ये 53,922 करोड़ रुपए तो प्रोवाइड हो रहा है, इससे लगभग लगभग 83,000 नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, अपने आप में एक बहुत ग्रोइंग सेक्टर है। तो ये आप देखिए, यहां से आंध्र प्रदेश जो है बेसिकली एक अलग लेवल की तरफ जा रहा है। यहां पर वो अपने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे ध्यान दे रहा है, अपने लोगों पे ध्यान दे रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले पार्ट की, दैट इज कॉल्ड आंध्र प्रदेश SIPB क्लियर्ड। ये मतलब यही वाला वो जो पार्ट है मैंने बताया। तो यहाँ पर जनरली रिन्यूएबल, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, ग्रीन टेक एक्सपेक्टेड, इन सबके सेक्टर्स में लगभग लगभग 83,437 जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट नेशनल बायो फाउंडेड नेटवर्क NBN अंडर बायो E3 लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है और किसने किया है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो बायो E3 का मतलब क्या है। बायो E3 का मतलब है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बायो का मतलब है लाइफ साइंस, साइंस को लेकर यहाँ पे। E3 का मतलब क्या है, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी को ध्यान देना है हमें, सरकार देश की। एनवायरमेंट को हमें ध्यान में देना है, और हमें ध्यान में देना है एम्प्लॉयमेंट को। किस तरीके से हम साइंस का प्रयोग करके, किस तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करके हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। कब मान लीजिए एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर हम कोई एक्शन ले रहे हैं, वहां भी तो एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो उससे जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी तो भारत की इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ये बहुत बड़ी चीज है जो हमें यहाँ पर ध्यान में देनी है। इनका जो एम है वो क्या है, साइंस प्लस बायोटेक टू ग्रो द जॉब्स। आप चाहो तो एम्स को लिख लो। इनका जो एम है वो है कि साइंस प्लस बायोटेक टू ग्रो द जॉब, टू ग्रो द जॉब, दिस इज द एम ऑफ दीज पीपल्स। ठीक है, अब दूसरा, ग्रो द जॉब के अलावा प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ये भी इनका गोल है, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है जी, साथ साथ में बूस्ट द इकोनॉमी, बूस्ट द इकोनॉमी। ठीक है जी, ओके डन। और व्हाट इज NBN, दिस इज कॉल्ड नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। इसका काम क्या है भाई साहब, इसका काम है, ये एक लैब सेंटर है जहां पर साइंटिस्ट क्या करते हैं, न्यू बायोटेक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो NBN में बायोटेक प्रोडक्ट क्रिएट किए जाते हैं, बायोटेक प्रोडक्ट। ठीक है, अब बायोटेक प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं देख लेते हैं एक बार। जैसे आगे बायोप्लास्टिक, बायोप्लास्टिक जैसे आ गया आपका, बायोप्लास्टिक की जगह अगर मैं बात करूं इको फ्रेंडली फ्यूल, इको फ्रेंडली फ्यूल। ठीक है जी, दूसरा आपका आ गया न्यू मेडिसिन। ऐसी चीजें यहां पर आती हैं, या क्रॉप्स आ गई। ठीक है, बेटर क्रॉप जो होती हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये रिसर्च हो रही है। अब इसको लॉन्च किया गया था बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कब किया गया भैया, ये जो लॉन्च किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया, 27 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया। ठीक है, जितेंद्र सिंह जी कौन है, ये हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ये है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ठीक है जी, क्लियर है क्या। तो इनका काम था न्यू ऐसे साइंस प्रोजेक्ट को लेकर आओ जहां पर जॉब्स वगैरह, एनवायरमेंट वगैरह और बायो इनोवेशंस को ध्यान में रख के काम किया जा सके। क्लियर है क्या। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट, ठीक है बेसिकली, अच्छा ये तो वही वाला पार्ट क्वेश्चन हो गया। इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर ओसेट पायलट लाइन फैकल्टी वाज इनॉग्रेटेड एट। तो भैया ये जो आंसर है, इसका आंसर है गुजरात। अब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार। देखिए सेमीकंडक्टर आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, व्हाट इज, पहले तो आप समझिए ओसेट क्या है। ओसेट क्या है मेरे भाई, इट इज आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। ठीक है, लिख लो चाहो तो, आउटसोर्स्ड असेंबली
आउटसोर्स्ड, अरे यार एक साथ लिख दिया क्या मैंने, आउट सोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग। ठीक है, एक चीज और लगानी है यहाँ पे आपको, सेमीकंडक्टर। ठीक है मेरे भाई, सो दिस यू हैव टू डन। अब ये इसको नीचे ही पुट कर देते ना ऐसे उठा के, डन। कुछ तो फायदा हो यार, ऐसे ना टैब्स वगैरह का बड़ा फायदा हो जाता है यार। चलिए, बेसिकली इसका काम क्या है, मेरी बात सुनिए, मार्केट में चिप्स बनती हैं, चिप्स नहीं खाने वाली चिप नहीं, है ना, चिप जो कि यूज होती है ना, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स वगैरह में। तो जो चिप होती है ना, उन चिप का फाइनल जो चेकअप होता है और पैकिंग सेंटर है वो यही है, फाइनल चेकअप एंड पैकिंग, या बोल दें या फिर टेस्टिंग, सब कुछ यही है। सारा जो सेंटर है उनका, जो भी सेंटर है वो यही है, ओ सेट। तो अब गुजरात इसका हब बन चुका है। यानी कि अगर मैं बात करूं रिसेंटली, गुजरात गुजरात जो है हमारा, वो सेमीकंडक्टर का हब बन चुका है। आपको पता है गुजरात अगर सेमीकंडक्टर का हब बन गया ना, तो अब इसका फायदा क्या है, सेमीकंडक्टर का हब बन गया है तो इसका फायदा क्या है, इंडस्ट्रीज आकर गुजरात में इन्वेस्ट कर रही हैं। और इंडस्ट्रीज अगर हमारे गुजरात में आके इन्वेस्ट करेंगी, अगर इंडस्ट्री अब आके इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, गुजरात में आके, ठीक है, अपने नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगी, उसका बेनिफिट क्या होगा, जो मेरा भारत कल तक इंपोर्ट करता था इसको, आज वो एक्सपोर्ट करेगा, आज भारत एक्सपोर्ट बनेगा करेगा, आज भारत मेक मेक इन इंडिया बंद की तरफ जा रहा है। साथ साथ में भारत फॉरेन पॉलिसी को, मतलब हमारी खुद की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो कि हमने रिसेंटली यहां पर किया है। ठीक है, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स, गुजरात है यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहां पर हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि अभी 0.5 मिलियन यूनिट्स हमें एक दिन में बनानी है, जिस इज कॉल्ड G1 पीक कैपेसिटी। उसके बाद G2 पीक कैपेसिटी होगी 2026 के एंड तक, हम 14.5 मिलियन यूनिट पर डे बनाएंगे, यानी कि धीरे धीरे हमें इसमें ग्रोथ करनी है। चलिए, आई थिंक चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज कॉल्ड, यहां पर दिल्ली के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज यू स्पेशल इलेक्ट्रिक बसेस फॉर ड्यू स्टूडेंट्स। अब देखिए मेरे भाई, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था या जब मैं बच्चा था, तो उस टाइम पर हमारे लिए बसेस चला करती थी पहले, जिन्हें बोला जाता था, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो बसेस चलते थे, हम कॉलेज जाते थे पढ़ते थे, उस टाइम पर ये सब चीज़ें होती थी। रिसेंटली वो जो सर्विस है दोबारा कंटिन्यू की जा रही है, यानी कि अब यू स्पेशल का मतलब है यूनिवर्सिटी स्पेशल। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्पेशल, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी स्पेशल जो एक फैसिलिटी दोबारा रन करी गई वो कौन से स्टेट में करी है या कौन से यूटी में करी गई है। ठीक है, और उसको करने वाले मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, स्पेशली एसएससी जैसे एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यू स्पेशल जो फैसिलिटी हम चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्पेशल, अब ये जो बसेस हैं इससे बेनिफिट कितना होगा आपको पता है, दिल्ली में क्राइम रेट कितना है, दिल्ली में क्राइम रेट है बहुत ज्यादा, और ये क्राइम रेट से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है ना वो होता है स्टूडेंट। तो अगर यू स्टूडेंट्स के लिए मान ली पेरेंट्स फोर्स करते हैं, बेटा तुम्हें उसी बस में जाना, यू डोंट, वी विल नॉट गिव यू बाइक, वी विल नॉट गिव यू कार, उसके बेनिफिट्स पता है कितने होंगे। पहला, बाइक और कार के थ्रू जो पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली पॉल्यूटिव एरिया, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो जो पॉल्यूशन हो रहा है वो पॉल्यूशन बहुत लेवल तक हो जाएगा रिड्यूस। सबसे पहले तो पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन रिड्यूस होने के बाद जो दूसरे नंबर पे चीज देखी जा रही है यहाँ पे, वो क्या देखा जा रहा है कि भाई बसेस वगैरह हैं यहाँ कंटिन्यू हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, काम चल रहा है, जो भी यहाँ पे जो भी बड़े लेवल पे चीजें देखी जा रही हैं, उसका इफेक्ट ये होगा कि जो क्राइम रेट है उसमें भी आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा। तीसरा, सबसे बड़ी चीज, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा, इसमें सीसीटीवी की फैसिलिटी है, इसमें एसी है। ठीक है, इसमें पैनिक बटन भी दे रखा है, पैनिक बटन भी है, अगर आप उस पैनिक बटन को दबाओगे तो यहां पर आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो पैनिक बटन्स दे रखे हैं जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी। लॉन्च बाय नन अदर देन बट द सीएम ऑफ द दिल्ली, दैट इज कॉल्ड रेखा गुप्ता जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है फॉर द स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस हैं ये, जिसको हम यू स्पेशल के नाम से भी जान रहे हैं।
ठीक है, आई होप आपको ये वाला करंट अफेयर भी क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13 एंड द न्यू सिटी मॉडल उम्मीद पोर्टल। अब देखिए, जो उम्मीद पोर्टल था, ठीक है, वो आपके बेसिकली अभी तक जो बिलोंग करता था उम्मीद पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो जितने भी लोग इसमें माइनॉरिटी में आ रहे थे ये उनके लिए था। रिसेंटली इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द विडो, ठीक है, विधवाओं के लिए, साथ साथ में डिवोर्स्ड वुमेन के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कुछ चीजें आदमियों के लिए क्यों लॉन्च नहीं की जाती हैं ठीक है, इट्स ओके, बट आदमी कैन कैपेबल, बट औरतों के साथ ना बहुत भाई बहुत प्रताड़ना उनको देखनी पड़ती है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, दे हैव टू सफर फ्रॉम मैनी कंडीशंस। शायद आदमी के लिए वो चीज आसान होती है बट एक फीमेल के लिए बहुत मुश्किल होती है, दैट इज द रीजन। ठीक है, दूसरा ऑर्फन्स के लिए, अनाथ आश्रय के लिए। तो अब ये 3 लेवल पे मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, आई एम वॉचिंग इट ऑन 3 लेवल। एक न्यू फीचर लॉन्च किया गया है। मान लीजिए इनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो पहले बहुत मुश्किल था, पेपर वर्क करना, ये करना वो करना, अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहला, आप ऑनलाइन रजिस्टर कराइए, ठीक है, आप ऑनलाइन जाइए, आप अप्लाई किए, ऑनलाइन अप्लाई करिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करिए, पोर्टल पर जाके किसी साइबर कैफे के थ्रू कर सकते हो। अपना आधार ऑथेंटिकेट किए, ठीक है, आधार को रजिस्टर करिए, आधार ऑथेंटिकेट करिए, ठीक है जी। दूसरा, तीसरा, आप डायरेक्टली बैंक में जाके आपके अकाउंट में पे कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा बहुत जल्द। गॉट इट, ठीक है। तो ये चीज है आपको लेकर यहाँ पर जो ध्यान में रखी गई है। तो ये पोर्टल में यहाँ से बहुत सारा चीजें, इससे सोशल सपोर्ट मिलेगा, वुमेन्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, जो कि अलग है। नाउ अगली करंट अफेयर बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, डिफेंस से रिलेटेड है। इट इज ऑल कि भैया बेसिकली मिलीमेडिकॉन 2025 वाज इनॉग्रेटेड एट, ये करा गया है मानेकशॉ सेंटर पे। अब ये है क्या, इट इज रिगार्डिंग मेडिसिन, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, हमारे सोल्जर्स को मेडिसिन को लेके बहुत सारे इश्यूज होते थे, दवाइयों को लेके, इंजरी आ गई, ट्रॉमा हो गया, मेंटल हेल्थ हो गई, इमरजेंसी केयर होगी, तो इन सब को लेके बहुत सारी चीजें होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सोल्जर को यहाँ बहुत बड़े लेवल पर हेल्प मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज। यानी कि अगर कोई भी, अगर वो इंजर्ड है, इंजरी है उनको, ठीक है, ट्रॉमा में इश्यूज आ गए हैं, बेसिकली मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा इशू है, तो इन सब चीजों को लेकर ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी केयर की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ये पूरी की पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में करी गई थी। यहां पर इंडियन आर्मी के जो यहां पर सीधे सीधे इन्वॉल्व था वो कौन था, DGMS, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो DGMS यहाँ पर इंक्लूडेड था। अब सारा का सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में, वही उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। एक तरीके से स्पेशल आर्मी सेंटर था, यानी कि फॉर इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस के लिए, जिसको बोलते हैं मैनेक्सम। यहाँ पर जितने भी आर्मी की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ज्यादातर यही होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है कि मतलब ये सब चीजें हैं तो सही, बट यहाँ पर कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है, DRDO पुणे मतलब बेसिकली जो है, और AMC लखनऊ, ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा। अब यहां पर हमारे सोल्जर्स को मॉडर्न वे में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा जिससे उनकी इंजरी को रिकवर किया जा सके। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यहाँ यूज किया जाएगा, मेडिसिन की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा, साथ साथ में आर्मी हेल्थ, ट्रॉमा केयर एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन का यहाँ पर यूज होगा। भारत इन्हीं चीजों पर फोकस कर रहा है और ये सब कुछ आर्मी मेडिसिन को लेकर हुआ है। चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन एक बार यहां चलते हैं एक बार, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, उसको ध्यान रखना कि इसके थीम को याद रख लेना कि थीम क्या है इसकी। तो फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा इन मिलिट्री सेटिंग्स, ठीक है, इसके थीम को याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है जी, 15th क्वेश्चन है। 14th थाईलैंड इंडिया थाईलैंड एक्सरसाइज हुई है, दैट इज कॉल्ड मैत्री, 1 से 14 सितंबर के तौर पे जो होने जा रही है, वो अब कहां होगी, वो होगी मेघालय के उमरोई में, ठीक है जी। अब ये है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसे बोलते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। जो भी ऐसे मिशंस हैं जहां पर थोड़ा सा हाई टेरेन एरियाज हैं, हाई इंसर्जेंसीज एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर थोड़ा काउंटर टेररिज्म देखने को मिलता है, ऐसी जगह पे ये उन जगह से बैटल में जीतने के लिए या उन जगह से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। पहली बात ये करी जा रही है मेघालय के उमरोई में। और उमरोई क्यों चूज करा गया, बिकॉज ऐसे एरियाज, उमरोई में जैसी लोकेशंस है, ऐसे एरियाज पे अक्सर कर, है ना, एक मेघालय में एक प्लेस है नॉर्थ ईस्ट में उमरोई, तो वहां पर देखा जाता है कि ये बहुत ही यूजफुल ट्रेनिंग होगी। बिकॉज कई बार जब फौज हमारी मिशन करती है या अटैक करने जाती है
तो उनको कुछ ऐसे ही एरियाज में जाके मतलब अपने टेरेन में घुसकर, दूसरे के टेरेन में घुसकर अटैक करना होता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसे एरियाज मिलिट्री को हेल्प करेंगे विद द मिलिट्री कोऑपरेशन। यहां पर भारत शो करेगा अदर कंट्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के साथ 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 में भारत रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को दूसरी कंट्रीज के सामने में। तो यहां भारत की एक पावर भी दिखेगी। तो भारत और थाईलैंड के बीच में एक्सरसाइज होने जा रही है, ठीक है। याद करने वाली चीज क्या है कि भैया 2025 में ये 14th एडिशन एक्सरसाइज है। 14th एडिशन एक्सरसाइज है। कहां हो रही है? मेघालय उमरोई में हो रही है। ये फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, इसीलिए बोलते हैं मैत्री। ठीक है जी, चलिए बात खत्म करते हैं। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया हूं, ये आज 5 क्वेश्चन आप करेंगे हर बार, ठीक है। ये मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 4, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 5। तो टोटल 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दैट आई बीन लाइक बेसिकली I have just considered for you, है ना। So I thought कि like you have to do that। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए होनी चाहिए, यू हैव टू गो थ्रू विद दैट। एक बार इन 5 क्वेश्चन को पढ़ो भाई, कल मुझे आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, परसों मैं तुम्हें कराऊंगा, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली वीडियो में।